बीमारी को ठीक करने और बीमारी से पीछा छुड़वाने की जल्दी किसको नहीं होती। हर एक व्यक्ति को होती है और हर एक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है जब एक किसी बीमारी को ठीक करने की बात आती है। ऐसा ही एवास्कुलर नेक्रोसिस के केसेस में होता है। जैसे ही हमें पता लगता है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ तो अलग अलग बिंदुओं से व्यक्ति काम करने लगता है। और जो सबसे पहला जो बिंदु है वो होता है कि मैं क्या ऐसा कर लूं कि जल्दी से ठीक हो जाए और मुझे हिप रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाना पड़े। आयुर्वेद और एलोपैथी, होम्योपैथी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या कुछ भी, वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहला व्यक्ति देखता है कि मैं मेरे चारों तरफ क्या चेंज कर सकता हूँ, और उसमें जो सबसे कॉमन चीज होती है वो डाइट होती है। आजकल एक मैंने ट्रेंड देखा है कि लोग अपने अपने मतानुसार अलग अलग डाइट बता रहे हैं। वो उनके अपने मत हैं, लेकिन क्या वो मत विज्ञान सम्मत हैं और क्या विज्ञान उनसे सहमत है, या वो किसी व्यक्ति विशेष की धारणा मात्र हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में जब हम डाइट की बात करें तो उसमें ये जाने बिना किसी भी डाइट को फॉलो करना गलत होता है। आज मैं विस्तार से आप लोगों से साझा करूंगा कि डाइट के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद और क्या कहती है मॉडर्न साइंस, और कहां पर दोनों का सामंजस्य है और हम किस तरह से उस चीज को अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा। जब डाइट की बात आती है ना, तो डाइट एक बहुत मॉडर्न सा वर्ड है और इसको देसी भाषा में बोले तो पथ परहेज बोल देते हैं मराठी के लोग या गुजरात के लोग। पथ्य अपथ्य संस्कृत का एक शब्द होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पहले तो मैं एक बात बता देता हूं कि मैं डाइट प्लान्स को फॉलो करने के लिए कभी नहीं कहता हूं। कोई डाइट प्लान होना ही नहीं चाहिए। मॉर्निंग में आपको नाश्ते में ये खाना है, दिन में ये खाना है, इतने ग्राम खाना है और इससे ज्यादा नहीं खाना है, और रात्रि में ये खाना है। देखिए, मैं आयुर्वेद के साथ पिछले इतने सालों से जुड़ा हूं और मुझे आयुर्वेद में ऐसा कहीं भी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। पथ्य अपथ्य हर एक कंडीशन के बताए गए हैं कि ये नहीं खाना और ये खाना है, इतने बज के इतने मिनट पर ये खाना है, ये चीज नहीं हो सकती। तो डूज एंड डोंट्स हैं। पथ्य अपथ्य का मतलब डूज डोंट्स हैं, और ये डूज एंड डोंट्स है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी आदमी की किसी भी बीमारी में, चाहे वो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो, स्लिप डिस्क हो या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो। वो रोल क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप एक इंटरनल एनवायरनमेंट सही नहीं दे पाते किसी बीमारी की कंडीशन में, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट सही ना होने की एवज में शरीर कहीं ना कहीं कष्ट पाता है। तो प्लान में दिक्कत क्या है? देखिए, प्लान या डाइट प्लान जो भी, अगर मैं आप पर कोई डाइट थोप रहा हूं और ये कह रहा हूं कि आपको यही खाना है, इतना इतना पोर्शन में ये लेना है और अकेले इस पर्टिकुलर फूड आइटम पे रहना है, तो आप उसे कितने दिन फॉलो कर सकते हैं? महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल? एक बार तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है जब आप उस चीज से डेविएट कर जाते हैं, आप वो नहीं खाना चाहते हैं, और आप जैसे ही उस चीज को बंद करते हैं, फिर से वो बीमारी बहुत तेजी से आपको दस्तक देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप दो लाइंस के बीच में चल रहे हैं और दो लाइंस के बीच में हमेशा नहीं चला जा सकता है। सामान्य जीवन का मतलब क्या है हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें बहुत सहजता से सामने से ये कह दिया जाता है कि ये चीज कर लो, इससे ठीक हो जाओगे। क्या उसके बाद उससे उस चीज के अलावा मेरा कोई जीवन नहीं है? एवास्कुलर नेक्रोसिस की बात करें, मान लीजिए मैं आपको एक डाइट सजेस्ट करता हूं या किसी ने कोई आपको डाइट सजेस्ट की है कि आपको ये ही खाना है, ये खाना है और ये नहीं खाना है, बता दिया। चलिए, क्या आप सामान्य जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं जब ये कहा जाए कि आपको सिर्फ यही खाना है, ये नहीं खाना और ये खाना है? वो एक बिल्कुल साधारण सा विषय हो गया। ठीक है, मुझे कुछ चीजें बंद करनी है, उन चीजों को अवॉइड करना है मुझे, तो मैं वो चीज कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ यही खाना है, क्या वो सामान्य जीवन है? क्या उससे सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती है? मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्य जीवन में स्वच्छंदता, एक आजादी, एक खुशी होनी जरूरी है। आप कंटिन्यूअसली एक बर्डन लेके चल रहे हैं कि मुझे तो एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ और मुझे तो सिर्फ यही डाइट खानी है, मैं इसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता। ये स्वच्छंदता नहीं है, ये आजादी नहीं है, ये बीमारी को
खत्म करने या बीमारी को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों एक चीज तो ये है कि कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं होना चाहिए, आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए और क्या खाना है क्या नहीं खाना वो निर्णय आपको लेना है और उस निर्णय के हिसाब से आपको अपनी चिकित्सा प्रोग्रेस करनी है। अब आती है दूसरी बात कि एवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या नहीं खाना चाहिए और उसका कारण क्या है। उससे पहले ना मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखा रहा हूं, ये बेसिकली साइकिल है, कैसे आहार अलग अलग लेवल्स में बदलता हुआ फाइनली शुक्र धातु में जाके कन्वर्ट होता है। इसमें आप देखेंगे तो रस है, फिर रक्त है, फिर मांस है, फिर अस्थि मेद है, फिर अस्थि है, फिर मज्जा है। ये एक साइकिल है। तो आप जो भी खाते हैं ना, जो भी डाइट लेते हैं, वो अलग अलग लेवल्स को क्रॉस करके आयुर्वेद के अनुसार वो अलग अलग धातु का पोषण करते हुए फाइनली एक पर्टिकुलर एसेंस में बदलती है जिसको हम शुक्र और ओज बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल में अस्थि कहाँ है? अस्थि मेद के बाद है। मेद धातु के बाद अस्थि का नाम आता है, मतलब एडिपोज टिश्यू, जिसे लूजली ट्रांसलेट करते हैं, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं बोन फॉर्मेशन के लिए। शुरू में मुझे भी बड़ी हंसी आई थी कि फैट सेल से किस तरह बनती है। जब जैसे जैसे विज्ञान में अग्रसर होता गया, जैसे जैसे ज्यादा पढ़ा, वहां से क्लियर हुआ कि मेद से ही अस्थि का निर्माण होता है। लाइपोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द बोन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, आपको मेद तक बहुत अच्छे से पोषण लेके आना है। अब मेद तक पोषण लेके आए तो मेद का जो आगे जो जाएगा वो अस्थि में कन्वर्ट होगा। वो जो लाइपोसाइट्स हैं, वो कहते हैं ना आजकल जब स्टेम सेल्स की बात आती है कि आपकी चर्बी निकाल ली जाएगी, उसी को डालेंगे, तो वही सेल्स हैं, उन्हीं सेल्स को हमें यूज करना है, उसी क्रम में चीजें जाएंगी। तो मेद का पोषण बहुत जरूरी है। मेद धातु में कोई दुष्टि नहीं होनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे अस्थि और मज्जा क्यों? क्योंकि बोन मैरो को भी हमें करेक्ट करना है एवास्कुलर नेक्रोसिस में। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है, मेद का मूल स्थान है वृक्क, मतलब किडनीज उसका मूल स्थान है। अब मूल स्थान अगर दूषित है तो उसके साथ आप किसी भी तरह से एक हेल्दी बोन फॉर्मेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको ये रिसर्च पेपर्स के कुछ अंश दिखा रहा हूं मैं। ये रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, मेद धातु का जो मूल स्थान वृक्क बताया गया, किडनीज बताए गए, वो रिस्पॉन्सिबल हैं बोन फॉर्मेशन में, बोन हेल्दी बोन डेवलपमेंट के लिए आपकी किडनीज का फंक्शन सही होना अनिवार्य है। आप उसके बिना प्रॉपर एक हेल्दी बॉडी के बारे में या हेल्दी बोन्स के बारे में, स्पेसिफिकली अगर एवास्कुलर नेक्रोसिस की बात करूं, तो नहीं सोच सकते हैं। दो चीजें। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है गुणात्मक विवेचन। एवास्कुलर नेक्रोसिस, जैसे मैंने पहले के वीडियो में पहले भी आपको कहा है, दो चीजें बढ़ रही हैं। रुक्ष गुण बढ़ रहा है, जिससे हड्डी कोलैप्स हो रही है, क्योंकि उसका संघात, जो उसको जोड़ने की जो ताकत रखती है, जो चिकनाई एक होनी चाहिए, वो कमजोर हुई। वो कमजोर क्यों हुई? क्योंकि रक्त का दूषण हुआ, रक्त दूषित हो गया। किन्हीं भी कारणों से, वो औषध हो सकता है या आपके आहार विहार से जुड़ी हुई चीजें हैं या व्यसन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी वजह से वो चीज डिके हो रही है। तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है हमें। फैट का पोषण अच्छे से, वो रुक्ष गुण के साथ भी जाता है जो लास्ट में मैंने बात की। दूसरा, मेद के साथ साथ हमें किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, किडनी हेल्दी रहें और किडनी की हेल्थ से हम अच्छी बोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और तीसरा है रक्त का दूषण रोकना और रुक्ष गुण को कंट्रोल करना। दोनों को इकट्ठे ले रहा हूं मैं। अब बात आती है कि ये चीजें होती कैसे हैं। फिर रक्त के दूषण से शुरू करेंगे, फिर अपने उल्टे इस पे वापस आएंगे। रक्त का जो दूषण है ना, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब है इनकम्पेटिबल फूड आइटम्स। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से आप इनकम्पेटिबल फूड आइटम्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विस्तार ना करके उसे समाहित कर देता हूं, क्योंकि हमारा विषय जो है आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है। विरुद्ध आहार क्या है? जब ए और बी दो फूड आइटम्स इकट्ठे लिए जाएं और वो आपस में
कोई तकरार कर ले और उस तकरार का प्रभाव मेरे शरीर पे पड़े, वो है विरुद्धाहार। मतलब वो इनकम्पैटिबल है आपस में। मान लीजिए, जैसे मैं जो बेसिक सा एग्जांपल बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, शहद और घी इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। शहद भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, लेकिन इकट्ठे लेंगे सम मात्रा में। भिन्न मात्रा में होगा कुछ नहीं होगा, सम मात्रा में अगर इकट्ठे लिया जाता है तो उसे विष कहा गया। विष का मतलब ये नहीं है आप किसी को मिला के दे दें और वो खाएगा और खाते ही कुछ ऐसे विष के लक्षण आ जाएंगे। विष का मतलब होता है जो जीवन की प्रक्रिया है हमारी, जो सुचारू प्रक्रिया है, उसमें व्यवधान पैदा होगा जीवन में। मतलब ओज जो गुण है उसका क्षय होगा और धीरे धीरे हम बीमार होने लगेंगे। ये हुई बात। अब यहां पर है ना, शास्त्र क्या कहता है, दोनों चीजें, दो अलग अलग जो चीजें बताई गई, जो मैं कह रहा हूं कि रक्त का जो दूषण है और किसी भी चीज का रुकावट है, वो दोनों की दोनों चीजें विरुद्ध आहार से हो सकती हैं। अब विरुद्ध आहार में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है ना, वो जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं मानता हूं, वो क्या है कि एक शेक्स का बड़ा एक चलन हो गया है कि दूध और फल को इकट्ठे लिया जाता है। ये दोनों विरुद्ध हैं, इन्हें इकट्ठे ना लें। दूसरी चीज क्या है, गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा अक्सर इकट्ठे लिए जाने लगा है। लोगों को बड़ा मजा आता है आइसक्रीम में गुलाब जामुन को खाने को। वो गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्म सर्द हो जाएगी, मत लीजिए, लेकिन एक जीभ के टेस्ट के लिए लोग गलती करते हैं। तीसरी चीज, जैसे मूली के साथ दूध का संयोग अच्छा नहीं है, मछली के साथ दूध का संयोग अच्छा नहीं है। इस तरह एक लंबी लिस्ट है। हमें वो चीजें आपस में इकट्ठे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे रक्त का दूषण होगा, रक्त दूषित होगा, और दूषित हुआ रक्त क्या करेगा, जो चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करके आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। एक चीज तो ये हुई। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि किडनी फंक्शन। इसमें ना मैं थोड़ा सा विस्तार एक और बिंदु की तरफ करना चाहूंगा। बेसिकली जो समस्या है ना आजकल, एक रो डाइट का एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। उनकी इंटेंशन अच्छी होगी, जो भी लोग ये कर रहे हैं, इंटेंशन अच्छी है और वो अच्छे मन से कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं शास्त्र की बात करूं कि शास्त्र और विज्ञान सम्मत है या नहीं, और विज्ञान क्या इससे सहमत होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक विज्ञान हो चाहे एलोपैथिक विज्ञान हो, विज्ञान विज्ञान है, तो सिंपल सा जवाब है नहीं। अगर मैं रो डाइट की बात करूं, अकेले रो डाइट पे रहने की बात करूं, तो रो डाइट का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलेट्स बॉडी में जाते हैं, और ऑक्जेलेट्स तयशुदा तौर पर किडनी को उसका फंक्शन नहीं करने देते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बोन हेल्थ एक बार के लिए, आपको लक्षणों में आराम आ सकता है, आप पेन से मुक्ति पा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो लंबे समय में वो चीज आपको नुकसान जरूर करेगी, अवश्यंभावी करेगी, क्योंकि वो संतुलित आहार भी नहीं है। अगर आप देखिए, मैंने क्या कहा, मेद जो तीसरा बिंदु है, हम उल्टे चल रहे हैं ना, तो तीसरा बिंदु है, अगर आपको प्रॉपर फैट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि फैट बहुत जरूरी है वहां पर। बिना फैट के वो चीज ठीक रह नहीं सकती, ठीक हो नहीं सकती। तो उस चीज को किस तरह मैनेज करेंगे आप, क्योंकि आप तो एक संतुलित आहार की जो परिकल्पना है, जिसमें 6 के 6 रस होने चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। मॉडर्न की बात करूं, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें सब कुछ समाहित होना चाहिए। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो रो डाइट पे है ना, आपकी चिकनाई का अंश बिल्कुल गायब कर रहे हैं आप अपने शरीर से। एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसको मॉडर्न के हिसाब से देखता हूं, विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोल्यूबल्स हैं, और डी ये कहा जाता है कि बोन हेल्थ के लिए बेहद ही जरूरी चीज है। आप फैट डिवॉइड डाइट ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप उसमें, आप सीधे सीधे तौर पर सिर्फ एक चीज, सिंपल सी चीज कर रहे हैं कि आप जो फैट डिवॉइड जो डाइट है आपकी, वो आपके डी के एब्जॉर्प्शन को, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को या उसकी वर्किंग को सही नहीं होने देगा। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर सा है कि वो चीज विज्ञान सम्मत और सहमत तो नहीं है रो डाइट की। अब बात करते हैं कि लंबे समय में रो डाइट क्या कर रही है। लंबे समय में देखिए, वेट लॉस हुआ, आपके हिप के ऊपर से प्रेशर गया, लेकिन आपकी पैथोलॉजी कैसे रिवर्स हुई।
हम उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी पैथोलॉजी ही रिवर्स हो गई, आपके ब्लड का चैनल खुल गया और वहां पर चैनल खुल के आपकी बोन्स को नरिशमेंट मिलना शुरू हुआ, बोन्स आपकी रिकवर हो गई। ये नहीं होता है और ना ही हो सकता है। देखिए, आप जितनी रो डाइट ले रहे हैं ना, उससे वृक्ष गुण बढ़ता जा रहा है, जो हमारा तीसरा बिंदु था शुरू में और अब पहला था। वृक्ष गुण बढ़ाते जा रहे हैं और वृक्ष गुण के बढ़ने से क्या होगा, ब्रिटलनेस बढ़ेगी बॉडी की। और एक ये प्रॉपर स्टडी हुई, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, ये कहा गया कि एमिनोरिया फीमेल्स में और ड्राइनेस, ये चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए रो डाइट कभी भी लगातार नहीं लेनी चाहिए लंबे समय तक, इसके पक्ष में कोई भी नहीं है। और मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं, हमारा एवोल्यूशन क्या है? हमारा एवोल्यूशन है कि हम लोगों ने धीरे धीरे चीजों को पका के तरीके से खाना सीखा। और तरीके का मतलब ये नहीं है कि उसको सुंदर बनाना है, अकेला सुंदर बनाना नहीं है, उसको पैलेटेबल बनाना है। पैलेटेबल भी किस लेवल पे, कि मेरी बॉडी की सेल्स उसे एसिमिलेट करके और मेरी बॉडी उसका पोषण कर सके बहुत अच्छे से। वो एसिमिलेशन का लेवल चाहिए मुझे, वो नहीं किया जाता है, वो उसको हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं क्या एक मतांतर हैं ये। अब आती है जो सबसे जरूरी चीज है, एक और विषय है इसी में, कि क्या मैं फ्रूट डाइट पे रह सकता हूं? तो फ्रूट डाइट के ना अपने आप में कुछ एसोसिएटेड रिस्क हैं। देखिए, हम प्रॉपरली फ्रूट्स के लिए नहीं बने हुए हैं, हमारी बॉडी का डिजाइन इस तरह का है। मुझे सारी चीजें चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, संतुलित आहार चाहिए। मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए अकेले, मुझे फाइबर नहीं चाहिए अकेला, मुझे प्रोटीन भी चाहिए। मुझे प्रोटीन के साथ कुछ मिनरल्स भी चाहिए, मुझे मिनरल्स के साथ कुछ, मुझे चिकनाई का अंश भी चाहिए। मेरा जो, जिसे आप कहते हैं ना, एक कंप्लीट होल, एज अ होल लेके चलना, कंप्लीट, जिसके लिए होलिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। वो होलिस्टिक अप्रोच क्या है? आप ये तो नहीं कर सकते ना किसी चीज को हटा दिया और किसी एक चीज पर ही रहे। देखिए, एवियन आपको आज है, एवियन कल ठीक हो जाएगा। क्या बाकी शरीर के अंग अवयव जरूरी नहीं है? क्या हमारे कूल्हे चलते रहे और हमारा बाकी शरीर बिल्कुल ही निकृष्ट हो जाए? क्या यह जायज है? देखिए, आपको जितनी चिंता अपने कूल्हों की करनी है, उतनी चिंता, या किसी जोड़ की, जिस जोड़ में भी आपको वास्कुलर नेक्रोसिस है, किसी अंग अवयव की चिंता करनी है, उतनी आपको बाकी चीजों की भी चिंता करनी होगी। आपको अपनी आइज की भी चिंता करनी है। ADE विटामिन ए कहां से आ रहा है? वो भी फैट सोल्यूबल है, वो भी फैट के बिना, फैट के मीडियम के बिना बॉडी में काम नहीं करेगा। आप आंखों से लाचार हो जाए, आंखों की दिक्कतों से परेशान हो जाए और फिर एक नई समस्या जन्म ले ले, इससे कोई भी लाभ नहीं होता। तो मोटे तौर पर मेरा जो बिंदु है, मैं आपको लिंक दे रहा हूं नीचे, उसमें आपको प्रॉपर जो खान पान है, जो आपका रक्त का दूषण करेंगे या और करेंगे, वो पूरा डिटेल है। लेकिन कहने का मतलब यहां क्या है कि उन चीजों को छोड़ने के अलावा अगर आप किसी विशेष प्रकार की डाइट से जुड़े हुए हैं या अकेले वही खाना खाए जा रहे हैं रोजाना, तो वो आपके लिए हितकर नहीं है। क्योंकि आपका जो आहार है ना, उसमें एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए, एक होलनेस होनी चाहिए, एक फुलफिलमेंट करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि पूरे सिस्टम को फुलफिलमेंट करे वो। बिना उसके वो आहार, वो डाइट आपका नुकसान करेगी और आपको नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको पहले ही एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपके पास एक बहुत मुश्किल से सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा, अगर मैं उसमें एक और इनपुट कर दूं कि ठीक है, मैं किसी और बीमारी को न्योता दे रहा हूं एक बीमारी से जाने के लिए, बचने के लिए, तो वो गलत है, तो मत कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं डाइट के बारे में या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, हम जो भी समाधान होगा, हर एक केस नहीं किया जा सकता, और अगले वीडियो में मैं उसी पर बात करूंगा कि कौन से केस आयुर्वेद में कर सकते हैं और किस लेवल तक कर सकते हैं और कहां तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी डाइट के बारे में सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि गलत एक कदम आपके जीवन को बाद में परेशानी भरा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जुड़े रहिए सुखाए आयुर्वेद से। नमस्कार दोस्तों।